हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज के इस टॉपिक में हम हिस्टोग्राफी का स्टार्टिंग जो होती है हिस्टोग्राफी की इतिहास दर्शन, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। उसका स्वरूप भी देखेंगे, साथ ही इसमें विश्लेषणात्मक पद्धति आती है, तो उसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हमें 2 चीज़ समझनी है, एक तो इतिहास और दर्शन। तो दर्शन क्या है? विचार, किसी व्यक्ति का अपना विचार, जो कि उसने बहुत अध्ययन के बाद जो है उसका एक आइडिया जो है बनता है। तो जब एक इतिहासकार इतिहास का लेखन करता है, फैक्टों को कलेक्ट करता है, फिर उसकी व्याख्या करता है, तो उस इतिहास लेखन में भी इतिहासकार का क्या आ जाता है? विचार आ जाता है, दृष्टिकोण आ जाता है। तो इतिहास दर्शन जो है एक दूसरे से क्या है? अंतर संबंधित है, और ये आज के टाइम से नहीं है, बहुत प्राचीन काल से ही जो है अंतर संबंधित है, क्योंकि सभी विचारों ने अपने-अपने दृष्टिकोण से ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या की है। अब उन्होंने किस दृष्टिकोण से की है, तो उस पर भी उस समय की जो परिस्थितियाँ थी, उस समय जो प्रचलन में रहा होगा, उस आधार पे उन्होंने क्या किया, जो है अपने विचार को व्यक्त किया। आगे देखते हैं, किसी भी विषय में, चाहे कोई भी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल हो, दर्शन व्यापक, गहन एवं पर्याप्त खोज के लिए प्रमुख जो है शब्द है दर्शन। तो दर्शन तभी है जब हमने बहुत ज़्यादा गहन विचार और खोजें की होंगी, तब जाके हमारा जो है एक आइडिया या फिर एक जो है विचार बनकर सामने आता है। तो उसी को हमने यहाँ पर दर्शन कहा है। दर्शन सत्य की बौद्धिकता अथवा मानसिक अभिव्यक्ति। तो मैंने कहा ना कि मन मस्तिष्क को उसने बहुत ज़्यादा वहाँ काम किया, यूज़ किया, हर तरीके से हर जो है अपने मस्तिष्क को हर डायमेंशन में उसने उस सत्य को परखने का क्या किया है? प्रयास किया है। तो दर्शन जो है सत्य की बौद्धिक एवं मानसिक अभिव्यक्ति है। जब ऐतिहासिक घटनाओं के क्रम को विविध परीक्षणों एवं अभिव्यक्तियों के रूप में जानने का प्रयास किया जाता है, तो उसे इतिहास के दर्शन के नाम से संबोधित किया जाता है। अर्थात इतिहास दर्शन ऐतिहासिक सत्य के गूढ़ रहस्यों का अन्वेषण है। अब मान लीजिए आज के टाइम में कोई रिसर्चर है जो कि आगे चल के इतिहासकार बनेगा, तो उसने क्या किया, अपने जो रिसर्च में है अ, उसको उसने क्या किया, कोई एक टॉपिक लिया, उस टॉपिक पे उसने फैक्ट ढूँढे, फैक्ट के आधार पर ही उसने उसकी व्याख्या की, और सत्य जो उसको टॉपिक में लग रहा था कि हाँ, ये टॉपिक जो है, इसमें ये वाली चीज़ें जो है एकदम सत्य हैं, सही हैं, उन और उन्हीं बातों को जो है उन रहस्यों को खोजा और उनका क्या किया, उनकी व्याख्या की। तो यही क्या होता है, इतिहास दर्शन। अब यहाँ पर कलिंगुड कहते हैं, इनकी अपनी परिभाषा है, और एग्ज़ाम में यहाँ से जो है कलिंगुड की डेफ़िनेशन जो है कोट करके पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से ये परिभाषा किसकी है? तो इतिहास दर्शन ऐतिहासिक घटनाओं का चिंतन मात्र नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि इतिहास दर्शन सिर्फ़ घटनाओं को ही ठीक है आपने याद कर लिया, जो है चिंतन मनन कर लिया। वो कहते हैं कि नहीं, ये चिंतन मात्र नहीं है, यह भविष्य की घटनाओं को बतलाने, यानी कि उन्होंने चिंतन तो किया, उसी के आधार पर उन्होंने कुछ टाइम बाद होने वाली घटनाओं का भी क्या किया, उन्होंने बतलाने का प्रयास किया। यानी वर्तमान में उन्होंने जो घटनाएँ देखी, उसके आधार पर उन्होंने अनुमान लगाया, किसका? भविष्य का। तो भविष्य की घटनाओं को बतलाने के लिए ऐतिहासिक सामान्यीकरण का प्रयास किया। इतिहास दर्शन ऐतिहासिक चिंतन व ऐतिहासिक ज्ञान की व्याख्या करने का प्रयास है। आगे देखते हैं, तो ये कलिंगवुड का कहना है कि एक जो इतिहासकार है, यानी इतिहास दर्शन, वो सिर्फ चिंतन करना ही नहीं, बल्कि भविष्य में उसी घटनाओं को आधार रखते हुए किस प्रकार की घटनाएँ घटने की संभावना है, ये भी जो है चिंतन करना, ये भी क्या है, इतिहास दर्शन है।
आगे देखते हैं, कार्ल प्रोफेसर कार्ल लोविथ के अनुसार इतिहास दर्शन का अर्थ विश्वजनीन इतिहास की क्रमबद्धता व्याख्या है। यह एक निश्चित सिद्धांत के आधार पर घटना का अध्ययन करता है जो कि अंतिम उद्देश्य की ओर निर्देशित होता है। तो उन्होंने कहा है कि इतिहास दर्शन, लोविथ ने कहा है कि विश्वजनीय इतिहास के एक क्रमबद्ध व्याख्या है और निश्चित यहाँ पे सिद्धांत दिए जाते हैं, उसी के आधार पर जो है घटनाओं का अध्ययन किया जाता है और जो उसका अंतिम उद्देश्य होता है उसी में निर्देशित वो होता जाता है। आगे देखते हैं, अगस्ट काम्टे ने वैज्ञानिक इतिहासकारों का इतिहास दर्शन से अभिप्राय अतीत की घटना यानी जो बीत गई हैं उन घटनाओं के माध्यम से इतिहास में सामान्य नियमों का प्रतिपादन किया है। अब ये सामान्य नियम हर जगह जो है लागू नहीं कर सकते क्योंकि उसमें व्यक्ति जो है बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि व्यक्ति की रुचि और बहुत सारी चीजें, परिस्थितियां, तो सामान्य नियम बन सकते हैं लेकिन जो है उसको हर किसी पर जो है लागू नहीं कर सकते। वो हम आगे देखेंगे। तो अगस्त कॉम्टे ने सामान्य नियम प्रतिपादित अ, अ, करवाने का जो है इतिहास दर्शन से अभिप्राय अतीत की घटनाओं के आधार पर सामान्य नियम का प्रतिपादन किया है। अब इस उद्देश्य देखते हैं, इतिहास दर्शन के क्या उद्देश्य रहे हैं। यहाँ पर हीगल कहते हैं कि इतिहास दर्शन का लक्ष्य जो है वो राष्ट्र के विकास क्रम की अन्वेषणा करना है। यानी कि इतिहास दर्शन हम बीती हुई बातों को देखते हैं और अपने राष्ट्र का क्या करते हैं, विकास करने में उसका जो है उपयोग करते हैं। तो इतिहास दर्शन का संबंधों ऐतिहासिक चिंतन की प्रविधियों से है, मतलब उसमें कौन कौन सी विधियां यूज की गई हैं चिंतन करने के लिए। इसके अंतर्गत इतिहासकार द्वारा अतीत यानी बीती हुई घटनाओं का चिंतन मानवीय समस्याओं के आलोक में किया जाता है। इसमें ऐतिहासिक घटनाओं की प्रक्रिया को समझने का प्रयास किया गया है जाता है। अब रेनियर क्या कहते हैं, उसके अनुसार प्रत्येक इतिहासकार का एक इतिहास दर्शन होता है। तो बिल्कुल सही है, हर एक व्यक्ति का अपनी एक विचारधारा होती है, किसी से मिलती है, किसी से बिल्कुल नहीं मिलती है, या फिर यूं कहें कि किसी से मिलते हुए भी उसकी विचारधारा एक अलग दिशा की ओर जाती हुई नजर आती है। तो जितने लोग हैं उतने क्या है, विचार हैं। तो वही रेनियर ने कहा है कि प्रत्येक इतिहासकार का एक इतिहास का दर्शन होता है। कलिंगवुड कलिंगवुड के अनुसार देख लेते हैं, इतिहास दर्शन और इतिहास का विकास साथ साथ हुआ है। मतलब जब से इतिहास लिखा जाने लगा उसी के साथ ही इतिहास दर्शन जो है उसका भी विकास होता नजर आया है, क्योंकि इतिहास जो बीती हुई घटना जिसने लिखना स्टार्ट किया वहीं से जो है विचारधारा हमें देखने को मिलती है। आगे देखते हैं, कुछ लोग अगस्तीन एवं है हेसिडोर हेसी ओड के समय से ही इतिहास दर्शन का विकास मानते हैं, लेकिन इनकी रचनाओं में कोई इतिहास दर्शन नहीं है। उनका कहना है कि इतिहास किसी देवीय योजना, मतलब स्टार्टिंग में जो है वो मानते थे कि जो भी घटनाएं घट रही हैं वो देवीय योजना ही है, मतलब ईश्वर द्वारा निर्मित घटनाएं हैं। अन्य विद्वान मानते हैं कि इतिहास दर्शन का विकास वहीं से आरंभ होता है जहां से उनके विषय में चिंतन किया गया है और पहली बार इतिहास दर्शन का शब्द का प्रयोग किया गया है। इतिहास दर्शन या इतिहास का दर्शन शास्त्र शब्द का प्रयोग जो है 19वीं शताब्दी में फ्रांस के प्रसिद्ध प्रबुद्धवादी वाल्टेयर के द्वारा किया गया। उनके दो जो है कृतियां हैं, द एज ऑफ लुई और द एसे ऑन द मैनर्स एंड कस्टम्स ऑफ नेशन फ्रॉम शर्मिला टू लुई। वाल्टेयर, तो ये इनकी दो कृतियां हैं। वाल्टेयर का एकमात्र उद्देश्य इतिहास दर्शन द्वारा इतिहास अध्ययन को आलोचनात्मक तथा वैज्ञानिक, आलोचनात्मक मतलब जो घटनाएं घटी हैं उनको देखने का नजरिया एक तो सकारात्मक होगा
और दूसरा नकारात्मक। नकारात्मक में वो आलोचनाएँ भी आ जाएँगी कि हाँ, ये घटना इस तरह से है, तो ये है एक पॉजिटिव पक्ष और दूसरा है अपोजिट पक्ष। तो कुल मिला के यहाँ पर वैज्ञानिक बनाया था किसने? अल्टेकर ने। इससे पूर्व जो इतिहास लेखन होता था, उनकी प्रायः क्या व्याख्या की जाती थी? धर्मशास्त्र। जैसे कि बताया कि हाँ, कोई भी घटना घटी है तो भगवान की कृपा से या ईश्वर या देवीय कृपा से घटित हुई है। तो पहले के लोग ये मानते थे, लेकिन वॉल्टेयर ने इसको वैज्ञानिक जो है बताया, बनाने का प्रयास किया। आगे देखते हैं, इसी आधार पर वॉल्टेयर को आधुनिक इतिहास दर्शन का जनक भी कहा जाता है। तो एग्जाम में पूछ सकते हैं कि किस विद्वान को आधुनिक इतिहास दर्शन का जनक कहा जाता है? तो आंसर हमारा होगा वॉल्टेयर। आगे देखते हैं, हर्डर, हीगल, ये सारे के सारे विद्वान जो हैं प्रत्यक्षवादियों ने भी जो है इतिहास दर्शन के स्वरूप को अपने अपने ढंग से बताने का प्रयास किया है। तदनुसार इतिहास दर्शन के स्वरूप का विकास होता है। अब फिर से कलिंगवुड आ जाते हैं। कलिंगवुड ने आधुनिक इतिहास का दर्शन का अन्वेषक बेकन को माना है। आधुनिक इतिहास के दर्शन का अन्वेषक किसको माना है कलिंगवुड ने? बेकन को। चूंकि इतिहास क्या है, इसका उत्तर देने वाला पहला व्यक्ति कौन था? बेकन ही था। अतः यही प्रथम इतिहास दार्शनिक है। अब बेकन के अनुसार केवल स्रोतों का प्रतिलेखन इतिहास नहीं है। बेकन कहते हैं कि जो फैक्ट हमने उठाए उसी का लेखन कर देना सिर्फ इतिहास नहीं है। इतिहासकार तथ्यों का विस्तार या संक्षेपण कर सकता है, किंतु बेकन के इतिहास दर्शन की व्याख्या में हमें कोई भी ऐतिहासिक पद्धति नहीं मिलती है। इतिहास दर्शन इतिहास जगत के लिए 18वीं से 19वीं सदी की एक महान देन है। इतिहास दर्शन की लेखन परंपरा का विकास प्रथम स्टार्टिंग में कहाँ से हुई है? इटली से होती है और इसके पश्चात जर्मन, पोलैंड और फ्रांस से भी इसका पूर्ण विकास होता है। तो इतिहास दर्शन का लेखन परंपरा इटली से होते नजर आता है, फिर जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस इन सब पर जो है काम करते हैं इतिहास दर्शन पे। तो जर्मनी में कौन कौन से विद्वान थे? हार्डर हो गए, कांट हो गए, हीगल हो गए, कार्ल मार्क्स हो गए, डिल्थे हो गए, स्पेंगलर, ये सारे के सारे जर्मन हैं। और फ्रांस के देखते हैं, तूजो, कोंडोरसेटे, सेंट साइमन, अगस्टस काम्टे, विक्टर काजिन, थियोडोर, जोफ्रे, यूजार, क्वीनेट और इंग्लैंड यानी इंग्लैंड वाले जो हैं जॉन लॉक, ह्यूम, बर्कले, लेमली, स्टीफन और रॉबर्ट फ्लीट। तो ये सारे के सारे इतिहास दर्शन का जो है विकास करने में अपनी योगदान निभाते हैं। अब प्रोफेसर डब्ल्यू.एच. वॉल्श ने आधुनिक इतिहास दर्शन के अन्वेषण का श्रेय इटालियन दार्शनिक विको को जाता है। जैसे कॉलिंगवुड कहते हैं कि इतिहास दर्शन जो है वो बेकन को मानते हैं, वैसे ही प्रोफेसर डब्ल्यू.एच. वॉल्श ने आधुनिक इतिहास दर्शन के अन्वेषण का श्रेय इटालियन दार्शनिक विको को दिया है। विको एक ऐतिहासिक पद्धति का वो निर्माण करना चाहते थे, अतः उसे अति प्राचीन काल के इतिहास का अध्ययन प्रारंभ किया। उसने आख्यान के ऐतिहासिक स्रोत मानना अस्वीकार कर दिया। मतलब जो देवीय घटना थी उसको मानना उन्होंने क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। प्रोफेसर वॉल्श के अनुसार इतिहास दर्शन के विकास में हर्डर का योगदान सराहनीय है, मतलब बहुत ज्यादा उनका योगदान है। उन्होंने अपनी कृति आइडिया फॉर फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड के माध्यम से इतिहास दर्शन को प्रकाश में लाया और उनका प्रयोग विश्वसनीय इतिहास के लिए किया। इतिहास दर्शन शब्दावली का प्रयोग भी इसी कृति में हर्डर ने किया था। आगे देखते हैं, हर्डर के अनुसार इतिहास बाह्य और आंतरिक दो शक्तियों की अन्यन प्रक्रिया है। मतलब एक तो अंदरूनी शक्ति है और एक बाहरी शक्ति है। ऐतिहासिक घटनाएं कुछ निश्चित नियमों के अनुसार घटती हैं।
इतिहास के उद्देश्य के संबंध में हर्डर कहता है कि इसे पूर्णता की स्थिति प्राप्त करनी चाहिए जहां मानव स्वस्थ संपन्न है। हीगल को इतिहास दर्शन का प्रवक्ता कहा जाता है क्योंकि सर्वप्रथम इसी ने इतिहास का प्रारूप दर्शन में पाया। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में हीगल ने इतिहास दर्शन का प्रयोग सार्वभौम मानवीय इतिहास के संदर्भ में किया। हीगल को अपनी पुस्तक लेक्चर ऑफ फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री के माध्यम से एक गूढ़ विषय के रूप में समाज के समक्ष प्रस्तुत किया। उनका व्यवहार उसने पूर्ण नियमों की खोज के लिए किया, संपूर्ण नियमों की खोज के लिए किया था जो घटनाओं को प्रभावित करते हैं, मतलब ऐसे नियम जो घटनाओं को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का गुस्सा, प्रेम, ये भी जो है घटनाओं को क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा बाहर दूसरे व्यक्ति भी कर सकते हैं। उस समय किस तरह की विचारधारा प्रचलित थी, हमारा समाज किस प्रकार से था, हमारा आर्थिक कंडीशन किस प्रकार से थी, तो ये संपूर्ण जो है प्रतिक्रिया घटना को प्रभावित करती हैं। इतिहासकार आगे है, इतिहासकार का कार्य उन कारणों की व्याख्या करना, मतलब संपूर्ण नियमों की खोज के लिए उन्हें घटनाओं को प्रभावित करने वाले कारकों को भी उन्होंने खंगाला और इतिहास का कार्य उन कारकों की व्याख्या करना भी है। आगे देखते हैं हीगल के अनुसार, इसलिए देखा है ना कि कोई भी घटना घटित होती है तो उसके कारण और उसके क्या हो सकते हैं परिणाम, वो सारी चीजें देखने लग जाते हैं। हीगल के अनुसार प्रत्येक राष्ट्र की कुछ निजी विशेषताएं होती हैं। जैसे भारत की अपनी कुछ की बहुत सारी विशेषताएं हैं, तो निजी विशेषताएं हर राष्ट्र की होती हैं, ये हीगल कहता है। उनके धर्म, राजनीतिक संस्थाओं, उनकी नैतिक संहिताओं आदि में परिलक्षित होती हैं। प्रत्येक राष्ट्र मानव सभ्यता के विकास में योगदान देता है। हीगल के इतिहास दर्शन की एक अन्य विशेषता है ऐतिहासिक परिवर्तन में गतिमान व्यक्तियों का सिद्धांत। तो ये गतिमान व्यक्ति मतलब जो राजनीतिक तौर से बहुत प्रभावी हो, उनकी विचारधारा दूसरे घटनाओं को प्रभावित करती हो, तो वही है गतिमान व्यक्तियों का सिद्धांत। यानी व्यक्तिवादी जो है इतिहास लेखन भी किया गया है, तो वही है गतिमान व्यक्तियों का सिद्धांत। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे पूरे जो हम आधुनिक भारत के इतिहास देखते हैं जिसमें गांधी जी का जो एरा चलता है, वो ऐतिहासिक परिवर्तन में गतिमान व्यक्तियों का ही सिद्धांत है। उसने वर्तमान को समझने के लिए अतीत का महत्व बतलाया है। आगे देखते हैं कार्ल मार्क्स का इतिहास दर्शन हीगल के इतिहास दर्शन का संशोधित रूप है। आगे देखते हैं हीगल ने जहां स्वतंत्रता के लिए इतिहास का चित्रण द्वंद्वात्मक पद्धति के लिए किया, तो मार्क्स ने द्वंद्वात्मक प्रगति को वर्गहीन साम्यवादी समाज की स्थापना के रूप में इतिहास का चित्रण किया। तो हीगल जहां स्वतंत्रता जो है के लिए इतिहास का चित्रण द्वंद्वात्मक पद्धति तो करता है, वहीं मार्क्स जो है वो वर्गहीन, जो वर्ग में नहीं है, उन व्यक्तियों के लिए जो है चित्रित करता है। स्पेंगलर आते हैं, उन्होंने ऐतिहासिक पुनरावृत्ति का विचार किया। ऐतिहासिक पुनरावृत्ति मतलब कोई एक घटना घटी हो, जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार घटा, फिर सेकेंड वर्ल्ड वार घटा, तो ये क्या हो गया, ऐतिहासिक पुनरावृत्ति। तो उन्होंने वही कहा कि स्पेंगलर तो चक्रीय सिद्धांत देते हैं कि अगर घटना वैसी ही घटित हो रही है, तो मान लीजिए यही घटना जो है, जो पिछली घटना घटी है उसी तरह की एक बड़ी घटना घटने की संभावना है। तो ये चक्र जो है हमेशा की तरह चलता रहता है, एक संस्कृति आती है फिर दूसरी चली जाती है, इस तरह से जो है उनके विचार थे, ऐतिहासिक पुनरावृत्ति होती है। तो ये स्पेंगलर का कहना था। 19वीं शताब्दी के प्रत्यक्षवादियों और वैज्ञानिक के विचारों से ये भिन्न विचार था उनका। उनका मत सभ्यताओं के जन्म, विकास और अंत से है। तो मैंने जैसे पहले बताया कि सभ्यताएं आती हैं, चली जाती हैं, फिर से जन्म लेती हैं, फिर उनका विकास होता है और फिर से वो सभ्यता मर जाती हैं। तो ये जो उनका एक चक्रीय सिद्धांत है, वही उनकी एक अलग तरीके का विचार था, जो कि वैज्ञानिक और प्रत्यक्षदर्शियों से बिल्कुल अलग था।
इतिहास अतीत की घटनाओं की व्याख्या मात्र नहीं, अपितु भविष्य की घटनाओं की जो सादृश्य नियमों के अनुसार घटने वाली हैं, उसकी भी व्याख्या करता है। आगे देखते हैं, अब इतिहास दर्शन का क्या स्वरूप है, इसको देखते हैं। विज्ञान के संबंध में मुख्य बात यह है कि उसके प्रतिपादित परिकल्पनाओं की जांच वैज्ञानिक द्वारा प्रयोगशाला में की जा सकती है। तो साइंस का क्या है, जो वो उसको कि कितना जैसे कि साइंस प्योर साइंस होता है, उसमें कोई भी एक घटना घटी हो, वो कहीं पर भी उसी तरह से अगर हम घटित या फिर उस एक्सपेरिमेंट को करते हैं, तो लगभग जो है रिजल्ट एकदम बिल्कुल सेम आते हैं। तो वही उसके प्रतिपादित परिकल्पनाओं की जब वैज्ञानिक प्रयोगशाला में की जा सकती है, परंतु इतिहास लेखन में इतिहासकार के लिए इस प्रकार की कोई प्रयोगशाला ही नहीं है, जहाँ पर जो घटना घटी हुई है उसका प्रयोगशाला किया जा सके, और वो प्रयोगशाला बना भी नहीं सकते। आगे है, जिसके माध्यम से परिकल्पनाओं यानी हाइपोथेसिस जो बनाते हैं, की जांच की जा सके। इस कारण इतिहास की व्याख्या करने में सिद्धांतों का महत्व बढ़ता चला गया। वस्तुनिष्ठता की चुनौती के कारण इतिहास लेखन में सिद्धांतों में भी देश काल एवं परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन आते रहे हैं। प्राचीन दर्शन का प्राचीन स्वरूप धर्मशास्त्रियों का था, फिर उसके बाद आलोचनात्मक और फिर वैज्ञानिक, और उसके अलावा भी जैसे चक्रीय सिद्धांत, बहुत सारे जो है विचार धीरे धीरे जो है इतिहास दर्शन में आते गए। अब यहाँ पे एच जी वॉल्श ने अपनी कृति एन इंट्रोडक्शन टू फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री में इतिहास शब्द की व्याख्या के संदर्भ में दृष्टिकोण से दर्शन की व्याख्या की है। यहाँ पर एक तो आलोचनात्मक और दूसरा है, आलोचनात्मक दर्शन को ही विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन कहते हैं, और दूसरा है चिंतनशील या कल्प परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन। तो सबसे पहले अभी हम यहाँ पर विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन की यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो इस इतिहास दर्शन का उद्भव यूरोप में 17वीं से 18वीं शताब्दी वैज्ञानिक चेतना के साथ प्रारंभ होता है। इस दर्शन का आधार जो है प्रबुद्धवादी चिंतन की वैज्ञानिक विशेषताएं जैसे तर्क, बुद्धि, विवेक, प्रक्षण एवं प्रयोग में निहित रहता है। बी शेख अली के अनुसार विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन का अभिप्राय अतीत का आलोचनात्मक तथा सारांश युक्त प्रस्तुतिकरण है। आगे देखते हैं, इस दर्शन का मूल यानी आलोचनात्मक जो दर्शन है, उसका मूल्य इतिहास चिंतन की आधारभूत समस्याओं पर विचार करना और उन्हें वैज्ञानिक प्रविधियों से मतलब पूरी तरह से वैज्ञानिक बनाने की चेष्टा यहाँ पर की गई है। इसमें वैज्ञानिक तकनीक को प्रस्तुत करते हुए ऐतिहासिक तथ्यों का विश्लेषण कर सत्यान्वेषण किया जाता है तथा उन्हें वस्तुनिष्ठ बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में इतिहासकार एक सार्वकालिक एवं सार्वभौमिक निष्कर्ष देने का प्रयास करते हैं। सार्वभौमिक मतलब कुछ ऐसे नियम बनाए जाते हैं कि इस आधार पर जो नियम बनेंगे वो ऐसे ही निकलेंगे। विश्लेषणात्मक अध्ययन में इतिहासकार अतीत के घटनाक्रम को समझकर भविष्य के लिए अन्य मूल्य भी सुनिश्चित करता है। इतिहास का संबंध व्यक्ति विशेष, बिल्कुल, स्थान विशेष और समाज विशेष और काल विशेष से भी होता है। अतः इतिहासकार इनका अध्ययन कर एक सार्वकालिक या सार्वभौमिक निष्कर्ष नहीं दे पाता। अब यहाँ पर ये सारी चीजें व्यक्ति विशेष, जैसे व्यक्ति विशेष में गांधी जी को ले लेते हैं, स्थान हमारा हो जाएगा भारत, समाज उस समय का किस प्रकार से समाज था, तो ये भी इफेक्ट करता है, और कौन सा समय था। अब उस समय की घटनाएं क्या आज घट सकती हैं? अगर सारी चीजें वैसी हों तो घट सकती हैं, अगर नहीं है तो नहीं घट सकती हैं। तो उनका इन सब का अध्ययन कर जो है एक सार्वभौमिक जो है निष्कर्ष हम दे पाए कि आधुनिक भारत में जो है गांधी जी की कितनी प्रासंगिकता रही है, उन्होंने क्या काम कौन कौन से जो है कार्य किए हैं। अगर वो नहीं होते तो हमारा जो आज़ादी हो है वो किस प्रकार से रही होती, और भी बहुत सारी बातें। तो ये सार्वभौमिक निष्कर्ष जो है वो निकाल के देते हैं, लेकिन हर जगह जो है वो निष्कर्ष नहीं दे पाते।
आगे देखते हैं विश्लेषणात्मक इतिहास के इस समीक्षात्मक दर्शन का उद्भव नेबूर और राके मतलब इन्होंने पूरा कोशिश किया था कि जो इतिहास दर्शन है उसको साइंटिफिक बनाना, इतिहास को सुव्यवस्थित विषय के रूप में विकसित करने व उन्हें वैज्ञानिक विधाओं से अलंकृत करने का जो है प्रयास किया गया। चिंतनशील इतिहास दर्शन के विपरीत समीक्षात्मक दर्शन शास्त्र एवं इतिहासकार की प्रत्यक्ष क्रिया विधियों से संबंधित है। टिलमोंट बोलामडिम जीन मेबिलोन ने अभिलेखों की प्रामाणिकता निर्धारित हेतु कुछ पद्धतियों और नियम भी बनाए हैं। मतलब किसी भी अभिलेख की क्या प्रामाणिकता है, कितना वो सत्य बता रहा है, कितना गलत, तो उसके लिए कुछ नियम भी बनाए थे। आगे वाइको के सिद्धांत के अनुसार मनुष्य वही संपूर्णता से समझ सकता है जिसका निर्माण उसने स्वयं किया है। तो वो कह रहा है कि मनुष्य जब खुद करता है तभी वो अपने आप को जो है समझ सकता है। दूसरे की घटनाओं को समझना जो है बहुत मुश्किल हो जाती है क्योंकि वो उस काल में, उस समय में, उस देश में वो रहा ही नहीं है, तो वो कैसे समझ सकता है। वाइको के सिद्धांत है। आगे है 20वीं शताब्दी तक इस चिंतन के अंतर्गत भाषा विज्ञान संबंधी दर्शन की जो है विकास हुआ है। अतः चिंतकों द्वारा विश्लेषणात्मक दर्शन को भाषा विज्ञान दर्शन भी कहा जाता है। आगे देखते हैं इतिहास दर्शन के तहत इतिहासकार इतिहास को वस्तुनिष्ठ बनाने की आकांक्षा रखते हैं। डार्डेल के अनुसार स्वयं में कोई भी तथ्य जो है वस्तुनिष्ठ नहीं होता, तथ्य को विषय से पृथक कर वस्तुनिष्ठ प्रत्यारोपित किया जाता है। विश्लेषणात्मक दर्शन इतिहासकार तथ्यों को यथावत स्वीकार न करके उनकी यथार्थता की आलोचना परीक्षण करता है। इसमें इतिहास लेखन में विषय निष्ठता के दोष को दूर करने में सहायता मिलती है। विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन के अंतर्गत इतिहास में सामान्यकरण सिद्धांतों का प्रत्यारोपित कर इतिहासकार उसे वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने का प्रयास करते हैं। इतिहास के विभिन्न सिद्धांतों, अवधारणाओं एवं दृष्टिकोणों को यदि सार्वभौमिक बना दिया जाए तो आसानी से इतिहास को वस्तुनिष्ठ बनाया जा सकता है। लेकिन सार्वभौमिक कोई भी नियम सार्वभौमिक नहीं हो सकता इतिहास दर्शन में, परंतु यह इतिहासकार की योग्यता पर निर्भर करता है। बनाया जा सकता है, उसकी योग्यता पर ही निर्भर करता है। वर्तमान समाज इतिहासकारों से विषयनिष्ठ के स्थान पर वस्तुनिष्ठ इतिहास की आकांक्षा रखता है। अतः विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन को हम समय की प्रकार के रूप में देख सकते हैं। आधुनिक काल में प्रायः अधिकांश इतिहासकार वैज्ञानिक इतिहास लेखन के लिए सभी दर्शन को प्रयोग करते हैं। अब समस्याएं क्या है? तो विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन का एक प्रमुख विषय ऐतिहासिक व्याख्या का स्वरूप है। इतिहासकार अतीत की घटनाओं का वैज्ञानिक विश्लेषण कर कुछ सारभूत निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं। कार्ल हैम्पलर ने दावा किया कि विभिन्न विज्ञान एवं इतिहास की व्याख्या करने की विधियों में कुछ मूल भेद नहीं है। अब यहाँ पर जो है इतिहासकार व्याख्या करने का प्रयत्न करता है कि अमुक घटना क्यों घटित हुई। यह व्याख्या कारणों की सूचीबद्ध करने पर आधारित होती है। जैसे कोई घटना 1857 की घटना जो है घटित हुई तो उसके क्या कारण थे, तो ये क्या हो गई, ये सूचीबद्ध हो गई कारणों की। तत्पश्चात एक सरल प्रतिमान बनाते हैं उन कारणों का जो परिणाम को उत्पन्न करने वाले होते हैं तथा जो व्याख्या के लिए साधन स्वरूप होते हैं। इस प्रकार इतिहास का अध्ययन भी विज्ञान की तरह नियमों द्वारा किया जा सकता है। इतिहासकार का यह दायित्व है कि वह इन नियमों का प्रतिपादन करे। आगे देखते हैं ऐतिहासिक व्याख्या के प्रश्नों को। दो चीजें, ऐतिहासिक घटनाओं की आकस्मिक और व्यक्ति विशेष, ये दो जो चीजें हैं वो पूरी की पूरी जो है वैज्ञानिकता बनाने में क्या है, बाधा बन जाती है और अधिक जटिल बनाते हैं। भारत और विश्व इतिहास में अनेक घटनाएं व्यक्ति विशेष हुई हैं। जैसे इटली में देखें, जर्मनी में देखें, तो यहाँ पर जो घटनाएं घटी हैं वो व्यक्ति विशेष
के चरित्र एवं आकस्मिक संयोगों द्वारा ही घटित हुई हैं, अतः इनकी तर्कमूलक व्याख्या नहीं की जा सकती। आगे देखते हैं, विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन में मूल्य संपृक्त व्याख्या भी एक समस्या है। जैसे कार्ल बेकर के अनुसार प्रत्येक पीढ़ी का इतिहासकार अपने युग की आवश्यकता अनुसार इतिहास लिखता है, अतः प्रत्येक युग में इतिहास में परिवर्तन अवश्य शामिल है। मतलब अब जैसे हम आज का कोई इतिहासकार प्राचीन भारत के चंद्रगुप्त मौर्य का काल देखेगा, तो आज की जो चीज़ें हैं, उसके अकॉर्डिंग वो इतिहास लेखन कर पाएगा। ऐसा नहीं है कि उस युग में ये चीज़ें हुई हैं, तो उसी के आधार पर हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस टाइम उसने देखा ही नहीं है, जिया ही नहीं है, समझा ही नहीं है। वो सिर्फ़ घटनाओं के आधार पर वर्तमान में जो परिस्थितियाँ हैं, उसके आधार पर व्याख्या करेगा। अतः ऐतिहासिक व्याख्या का मूल्य संपृक्त होता स्वाभाविक है, लेकिन तर्कमूलक व्याख्या विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन की प्रमुख कसौटी है। अतः विश्लेषणात्मक दार्शनिक इतिहासकार स्वयं को मूल्यों के प्रश्नों से दूर रखने का प्रयास करता है। आगे देखते हैं, विश्लेषणात्मक दार्शनिक इतिहासकार ऐतिहासिक व्याख्या में ऐतिहासिक साम्यवाद का प्रयोग करते हैं। ऐतिहासिक साम्यवाद इतिहास की व्याख्या का एक आधुनिकतम प्रयास है। इसके 3 घटित हैं, एक तो आकस्मिक, आवश्यकता और तर्क। इसको देख लेते हैं। आकस्मिकता तत्व जो है इतिहास की गति को आशा के विपरीत जो है अकस्मात प्रभावित करता है, और राणा सांगा बाबर के बीच खानवा के युद्ध में राणा सांगा के मस्तिष्क पर तीर के घाव ने इतिहास गति को क्या कर दिए, आकस्मिक कर दिए। वैसे ही हेमू और जब अकबर का युद्ध होता है, उसमें भी वो इसी तरह से आकस्मिकता, हेमू जो है आंख में तीर लग जाता है उनके और हार जाता है। आगे देखते हैं, आवश्यकता अनुसंधान की जर्नी है। इतिहास गति को आवश्यकताओं ने समय समय पर नवीन मोड़ दिया है। आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में अनुसंधान तथा गवेषणा प्रगति चक्र को क्रियाशील बनाते हैं। वैज्ञानिक खोजों, नाविकों द्वारा सुदूर देशों के अन्वेषण, आंदोलन तथा क्रांतियों ने इतिहास को सदैव नवीन स्वरूप प्रदान किया है। अब मानवीय कार्यों के पीछे दीर्घकालीन परंपराएं क्रियाशील रहती हैं। यहूदियों, स्कॉट निवासी, प्रशिया, जापानी एवं भारतीयों के कार्यों व विचारों की दीर्घकालीन परंपराएं हैं, प्रभावित करती हैं। विचारों की इन परंपराओं ने इतिहास की गति को सदैव जो है प्रभावित किया है। तो इस प्रकार से जो है हमारी आलोचनात्मक पद्धति या फिर वैज्ञानिक पद्धति जो है, इस तरह से जो है इसमें कुछ समस्याएं हैं, जिसके कारण हम विश्लेषणात्मक जो है हम पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। और इससे पहले भी पूरी 10 यूनिट जो है, 10 यूनिट यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो 10 यूनिट है हिस्टोग्राफी की, वो पूरी की पूरी जो है प्लेलिस्ट में है, और आप उसको देख सकते हैं और हिस्टोग्राफी की जो है चीज़ें समझ सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।